कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। गुड। अच्छा, आप लोगों ने हमने जो यूनिवर्स पढ़ा था वो पढ़ा आप लोगों ने? किस किस ने पढ़ा? चैट में लिख दो जरा। मतलब थॉरली नहीं, थोड़ा भी स्लाइड्स देखे, स्लाइड्स भेजी गई, देखी नहीं देखी? पंकज जी ने देखा। और सिद्धार्थ शुक्ला आपने देखी? ठीक है। मनन, लिख दो चैट में। अलग अलग कैसे पूछेगा? ठीक है। तो आज यूनिवर्स के बारे में जो हमने सब जाना, उसके लिए टेक्नोलॉजीज क्या क्या चल रही है वो सब जानते हैं। कहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, उनके लिए मिशन क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्पेस टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं पीछे टॉपिक। पिछला हमने कवर किया था यूनिवर्स। यूनिवर्स में है क्या क्या। अब स्पेस टेक्नोलॉजी यानी जो जो है उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर? बढ़िया। कॉन्टेंट्स क्या क्या रहेंगे? क्या देखें? मैम बोर्ड उल्टा दिख रहा है। अब नो मैम। तो कर रहे हैं। अब एंड बिट, रुक जाओ थोड़ा। वेट, कर रेडी। अभी सही है ना? चलो, सारे टॉपिक्स लिख रहे हो स्लाइड पे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया जो जो है। हमें कैसे पता चला कि जो प्लैनेट्स हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, उसमें है क्या क्या, किस गैस होती है। हमारी कौन कौन सी दो बेड्स पढ़ी थी हम लोगों ने? नहीं नहीं, वो तो प्लैनेट्स थे, टेरेस्ट्रियल और जॉवियन। मैंने बोला दो बेल्ट्स पढ़ी है। एस्ट्रॉयड बेल्ट और कैप्लर्स बेल्ट। सही बोल रही हूँ? तो हमें ये सब पता कैसे चला? हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया। ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो कि हम हर बार देखते हैं, पॉलिसीज क्या है, ट्रीटीज क्या है, सैटेलाइट सिस्टम क्या है, और क्या क्या है। लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो हमारी सैटेलाइट्स को हम लोग एक रॉकेट में लगा के भेजते हैं, उसके क्या क्या टाइप है, कैसे कैसे इवॉल्व हुए, अब क्या चल रहा है, चंद्रयान 3 में क्या क्या यूज हुआ है। ठीक। तो रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूल कौन सी होता है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, उसको भी सेमी क्रायोजेनिक बना दिया, एक फिर क्रायोजेनिक बना दिया। तो है क्या इसका यूज क्या है, और हम लोग इन सब पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, कौन सा बेटर है। ठीक है। वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, अब पर्पस के हिसाब से अपने अपनी ऊंचाई पे अपने अपने पोजिशन पे वो लोग प्लेस किए जाएंगे। ठीक है। तो करंट अफेयर्स, इसमें भी करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब बात यह है कि जैसे कोई मिशन शुरू हुआ, तो मिशन अनाउंसमेंट से लेके मिशन कंप्लीशन तक का जो टाइम है स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, वो कई बार बहुत बहुत सालों का हो जाता है। जैसे चंद्रयान भी कब प्लान हुआ होगा। ठीक है। मिशन मार्स भी कब प्लान हुआ होगा, फिर उस पर काम हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, वो सब लॉन्च व्हीकल्स बनाए गए, उनके पार्ट्स को बनाया गया, कुछ इंडिजीनियसली कुछ इंपोर्ट किए गए, और फिर लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद जो उसका सिग्निफिकेंस था, जो उसका मोटिव था,
वो हो पाया कि नहीं हुआ, वो डेटा कलेक्ट हो पाया नहीं हुआ, सबसे पहले तो वो लैंड ही हो पाया कि नहीं हो पाया। उसकी लैंडिंग तक भी हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, वो हमने देखा चंद्रयान 3 में, जो लाइव हम लोग देख रहे, देखा था किसी ने चंद्रयान 3 का लाइव लैंडिंग? यस मैम। तो एक लैंडिंग तक भी, क्योंकि वो जो जो पूरा एक मतलब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी दूर है वो जो भी लॉन्च व्हीकल है, उसको अर्थ से पूरा कंट्रोल करना, उसका फ्यूल का ऐसा उसको प्लान करना, ठीक है, एक एक चीज बहुत प्रिसीजन से उसका रुकना, और रुकना भी कैसे, सरफेस पे, मून का सरफेस कैसा है, उसमें क्रेटर है बड़े बड़े, ठीक है, तो वो कहाँ रुक रहा है, उसकी पोजीशन सही हुई है कि नहीं, जहां पे जैसे डेटा चाहिए पा रहा है कि नहीं, ये सब सोचना, प्लान करना, कोड करना, मैन्युफैक्चर करना, एग्जीक्यूट करना, और फिर उसका पहुंचना, वहां से डेटा आना, और फिर उस लॉन्च व्हीकल का या तो वापस आ जाना, अगर उसका वापस आना हमने प्लान किया है, या फिर वो एक सेलेस्टियल बॉडी बन जाएगा, तो जंक बन रहा है आजकल स्पेस में बहुत ज्यादा, या तो वो बन जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर पूरा जो मिशन होता है, जो पूरी साइकिल होती है स्पेस मिशन की, वो बहुत बड़ी होती है। कहने का मतलब ये कि तुम लोग सोचोगे कि कुछ करंट अफेयर्स जो अब चल रहे हैं वो तुमने पिछले साल भी पढ़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले किसी स्टेज में होगा, अब किसी स्टेज में होगा, जैसे आदित्य एल 1 है, वो पिछले साल से मैंने ये सुना था कि वो लॉन्च हो गया, अब वो हेलो ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। celestial bodies and space mission, other spacecraft और space observation, सारे ही चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेस में। देखते हैं आज की के उस हिसाब से समझ में आए। सबसे पहले ये स्पेस एक्सप्लोरेशन आखिर है क्या, ठीक है। हम एस्ट्रोनॉमी यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी यानी जो कि तुमने यूनिवर्स में पढ़ा क्या क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमें किस जगह जाना है, ठीक है। मून के किस पार्ट में जाना है, जो सदर्न पोल है उसमें जाना है, क्यों जाना है, ठीक है, क्यों उस चीज को एक्सप्लोर करना है, तो उस हिसाब से स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना, और फिर ये देखना कि भाई क्या क्या भेजा जाएगा उधर से। ऐसा हो सकता है सिर्फ सेंसर्स भेज के या रोबोट्स भेज के काम होगा, जैसे हमने चंद्रयान 3 में भेजा था रोवर, या फिर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा, ठीक है, या फिर टेलीस्कोप से ही काम हो जाएगा, अर्थ से ही काम हो जाएगा, या फिर कुछ टेलीस्कोप को हम लोग ऑर्बिट्स में डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये सारी ही चीजें हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में आती है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ऊपर नाम देंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही ये सारे मिशन आते हैं। तुम देखा होगा जब कौन सा मिशन फेल हुआ था, वो तो इसरो के चेयरमैन से मिले हुए, चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, तो मोदी जी स्पेशली वहां पूरी टीम के साथ मौजूद थे, तो उनका वो दायित्व है, वो मतलब इसलिए नहीं थे कि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, इतनी बड़ी बात हो गई है, वो एक्चुअली सारे ही लेजिस्लेटिव बॉडीज जितने भी स्पेस थे, हाँ, तो स्पेस से रिलेटेड जितने भी बॉडीज है हमारी, वो एक्चुअली मोदी जी के अंडर ही आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। अब जो हमारा इसरो है, तो पहले के नाम से पता है इसको, 1962 में आया था, ठीक है। इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर्स ही इतने पुराने क्वेश्चन पे ना जाए ना, पर बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए जा भी सकते। 1962 में आया सबसे पहले इसरो, और इसका नाम था इन्फोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये कुछ चीजें जो मैं बोल रही हूँ तो स्लाइड में नहीं, आप लोगों को सुननी है और लिखनी है, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, ओके। फिर 1969 में हो गया इसरो, आवाज क्लियर है?
अब सही है आवाज? अब क्लियर है? यस मैम। चलो, तो मैंने बोला कि 1969 में हुआ इसको, फिर 1972 में हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, पूरी टाइमलाइन में चलती आती है हमारे, और ये जितनी भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में मेरी वॉइस बहुत लो हो रही है। कैसे ब्रेक हो रही है? यस मैम। माइक का इशू है या इंटरनेट? तो हमारी क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? नो मैम। नहीं, कितने बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को इशू आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट दो मुझे, ठीक है? अभी ठीक आ रही है? यस मैम। अभी ठीक आ रही है, अभी फिर बताना अगर इशू आ रहा है। अभी तो क्लियर है? जी मैम। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सारी ही बॉडीज जो ऑटोनॉमस है, जो हमारी प्रैक्टिस लगाएंगे, इसको है, इसको भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, मैं मेरी देखिए फिर यहाँ पे से वॉइस क्रैक हो रहा है। फिर से हो रहा है। मैम आप जब बोर्ड की तरफ जाते हो तब वॉइस ब्रेक हो रहा था। और नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इश्यूज है।
हेलो, अब आवाज क्लियर है? एक बार बताओ। यहाँ पर हम बोर्ड की तरफ खड़े हैं। अब बताओ आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? जी मैम। अब ठीक है? यस मैम। बढ़े आगे? जी। ठीक। छोटा सा इशू। अब आगे बढ़ रहे। एक सेकेंड। भगवान, ये हमारे इसरो के सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। पूछा तो नहीं जाएगा, पर अगर बाई चांस कोई भी एक इनोवेशन होती है, एक डिस्कवरी होती है, तो पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर कहाँ पर हुई थी, तो तुमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। तो वैसे सिर्फ इसको इतना डीपली नहीं देखना, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बस एक नजर मार लेना कि हाँ यहाँ यहाँ पर इसरो है हमारे पास। वैसे तो बहुत सारी बॉडीज हैं, कहीं कहीं टेलीस्कोप भी है, जैसे हमने डिस्कस किया था लद्दाख में है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ये सारी याद हो जाए, पर एक बार बस नजर मार लेना, ठीक है? अब ये कुछ बॉडीज है, जैसे इसरो तो इंडिया का है, अलग अलग जगह के क्या क्या है, जैसे ये तो हमारा इंडिया का है, फिर कनाडा का है CSA ASC, चाइना का है CNNA, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, फ्रांस की, ये सारी एक बार देख लेना। फिर क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, पर क्योंकि मेरे को कंटेंट में ये मिला तो क्या पता आ सकता हो, ठीक है? नासा तो हम सबको ही पता है कहाँ का है, नासा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? इसी की ज्यादा बातें आती हैं सुनने में वैसे तो। अब ये हमारी कुछ पॉलिसीज हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, ठीक है? सारा का सारा काम जैसे कमर्शियल प्रेजेंस वो है स्पेस में, वो देखता है ये, ठीक है? इसके जो इन स्पेस और NSIL है, ठीक है, वो इसके अंडर आता है। फिर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी आती है 2022 में, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, DSC जो देखा था उसके अंडर आता है ये, ठीक है? अब इसका एम वगैरह मतलब, फिर आता है इंडियन स्पेस विजन जो 2003 में आया था, और बैंगलोर में इसका वो हुआ था इनॉग्रेशन, ठीक है? और फिर ये हमारे इंटरनेशनल है दो, जिनसे हमारा मतलब पड़ता है थोड़ा बहुत। ये हमारे नेशनल है, ये हमारे इंटरनेशनल। अभी बस थोड़ा बेसिक बेसिक ही चल रहा है हमारा, समझने वाली चीजें अभी कुछ नहीं आई है। चलो, अब ये बताओ सैटेलाइट क्या होती है? पहले तुम लोग बताओ, फिर हम बताते हैं। बोलो। हाँ, सैटेलाइट क्या होती है बच्चों? अरे बोल दो, स्लाइड पे भी लिखा हुआ है। जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाँ, डिफेंस के लिए भी, ठीक है? चलो ठीक है। सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट टिपिकली अ स्पेसक्राफ्ट, छोटा सा रॉकेट अलग चीज है, और सैटेलाइट एक स्पेसक्राफ्ट तो है पर थोड़ी छोटी है, रॉकेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? अब ये इनको क्या किया जाता है एक ऑर्बिट में। अब एक तो हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स हैं, तो ये कौन सी ऑर्बिट्स में डाली जाती है? प्लैनेट्स के, प्लैनेट्स की भी ऑर्बिट्स में उनके नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, नेचुरल मून्स भी हैं, मतलब मून्स हैं जो नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। फिर कौन सी ऑर्बिट्स में डाला जाता है इन्हें? जियोस्टेशनरी। हाँ,
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्पेशल ऑर्बिट्स में, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। स्पेस एक्सप्लोरेशन के यूज से ही हमने कुछ बहुत सारी ऑर्बिट्स आइडेंटिफाई करी है अर्थ के अराउंड। अभी हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अर्थ के अराउंड हमने और भी बहुत सारी ऑर्बिट्स डिफाइन करी हैं जिसमें हम लोग अपनी सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं उनके काम के अनुसार। ठीक है, अगर एक सैटेलाइट का काम सिर्फ अर्थ से थोड़ी ही दूरी की एक एक्सिस पे हो जाएगा, ऑर्बिट में हो जाएगा, तो उस ऑर्बिट में भेजेंगे। फिर थोड़ी दूर दूर का काम है तो उससे थोड़ी और दूर, और फिर उसका एंगल क्या होगा, उसको काम क्या करना है, उस हिसाब से हम देखेंगे उसका प्लेस कहाँ करना है। प्लेस हमें ऑर्बिट्स में ही करना है और उन ऑर्बिट्स को भी हमने एक्सप्लोर किया है, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब काम किस किस के लिए आ सकती है? कम्युनिकेशन पहला, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम लोगों को हमेशा एक फोटो आती है ना दिवाली पे इंडिया की, दिस इज हाउ इंडिया लुक्स ऑन दिवाली फ्रॉम नासा's we have from नासा's कैमरा we have whatever। चलो, अब वर्ल्ड की सबसे पहले सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुतनिक। किसने बनाई थी? रशिया। और कब बनाई थी? 1957। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये लिख लो। आगे बढ़े, अब हम देखते कि ये चलती कैसे है। अब देखो, ये अर्थ है और हमारी इलिप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सब ध्यान से, ये अर्थ है, ये हमारी इलिप्टिकल एक्सिस है। अब हमारी सैटेलाइट या तो अर्थ से बहुत पास होगी या बहुत दूर होगी, यही तो केस हो सकता है। ठीक है, इलिप्टिकल को भी देखें तो इलिप्टिकल को हर एंगल से देखें तो या तो बहुत पास होगी या बहुत दूर होगी। जब जो हमारी पास वाली एक्सिस बनती है उसको हम बोलते हैं पेरिजी और दूर वाली को हम बोलते हैं एपोजी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जान के हम क्या करेंगे, ये जान के हम ये करेंगे कि जैसे किसी ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट डाल दी, ठीक है, और वो काम बहुत अच्छा खासा करने गई है, और तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि अभी मतलब 2023 में वो एपोजी में थी, अब 2024 में कहाँ पर है, या फिर किसी भी मिशन को स्टडी करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी करंटली वो कहाँ पर है, करंटली वो कौन सा डेटा दे पा रहा है सैटेलाइट। ठीक है, ये तो पूरा रिवॉल्व अराउंड करेगा। अच्छा, अब ये अर्थ है और ये जो एक्सिस है वो ऐसे है, मतलब ये अर्थ है और ये जो एक्सिस के ऐसे है। पर अगर मुझे ये वाला पोर्शन रीड करना हो तो, ये वाला पोर्शन रीड करना हो तो फिर हमने अलग अलग एक्सिस देखी तो जो कुछ परपेंडिकुलर भी है, या फिर अब फिर ये वाला एरिया रह गया, तो हमने कुछ ऐसी एक्सिस को भी आइडेंटिफाई किया है। समझ पा रहे हो, अलग अलग एक्सिस। It is now 12:30 और ये p.m. फोकल पॉइंट एक या तो और हमारी फोकस पे होगी, एक फोकल पे, जैसे हमने सोलर सिस्टम पे पढ़ा था, इसका या तो एक फोकस पे होगा फिर वो शिफ्ट होता है 100 ईयर्स के बाद, फिर वो इस वाली। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट है, इसका क्या नाम था, किसी को पता है? ऑनलाइन पे बच्चे दे रहे हैं, आर्यभट्ट। ठीक है, ये सबसे पहली सैटेलाइट थी इंडिया की, उसके बारे में लिखा हुआ है सब। इसको ये लिखा है कि 3 अप्रैल का, अच्छा मेरा अप्रैल 1975 में तो भेजी गई थी और फिर वापस आई थी 1992 में। ठीक है, और इसका नाम था आर्यभट्ट। 360 kgs की थी। जैसे हमारे फोन भी पहले बहुत बड़े बड़े बनाए हम लोगों ने, फिर हम लोगों को पता चला छोटे स्पेस में कैसे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जैसे VLSI ये सब आने लगा, तो हम छोटी छोटी चीजों में कैसे वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी एम्बेड करने लगे, तो फिर सैटेलाइट का भी साइज छोटा हुआ। अब वो अलग बात है कि कुछ कैरी ही करना है बहुत ज्यादा तो हम बड़े रॉकेट यूज करेंगे, पर सैटेलाइट्स पे हमने और छोटी, जिससे देखा कि बस छोटे से ही काम हो जाए, बजट में काम हो जाए, कम फ्यूल में काम हो जाए, तो फिर हमने वो वैसे वैसे मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। पर ये इतनी बल्कि थी पहली सैटेलाइट जो, ठीक है। रशिया ने कब बना ली थी? 57, और हमने उल्टा है 57 75, ये याद करने का तरीका।
बताओ, एक सैटेलाइट है, ठीक है, वो ऐसे तो है नहीं कि मैंने एक वायर लगा दी अर्थ से और वो मेरे पतंग जैसे उड़ती है वैसे हम उड़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक फोर्स के जरिए, एक सैटेलाइट हमारी कुछ फोर्स लग रही होगी। हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, हमने कौन सी वेव्स पढ़ी थी? तो हमने पढ़ा था जब, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई किसी की लाइफ, किसी स्टार की लाइफ खत्म हो गई। कौन सी वो दो चीजें थी? बच्चों बताओ। गैमा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं सुना? हाँ, ग्रेविटेशनल वेव। मैंने ये बोला कि कौन सी दो चीजें हमने पढ़ी थी जिनसे हमें पता चल रहा था कि लाइफ लाइन ऑफ अ स्टार हैज बीन, मतलब एंडेड, हैज कम टू एन एंड। तो एक तो ग्रेविटेशनल वेव्स और एक, हाँ, गामा रे बर्स्ट पढ़ा था ना। तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों लग रही है। अगर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो जो हमारी सैटेलाइट है वो वापस आ जाएगी अर्थ के एनवायरमेंट। और अगर ज्यादा हुई तो वो उस ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। ये दो फोर्सेस तो मेरे को, मैं ये समझती हूँ कि आपको समझ आएगी। अभी तीन केसेस है हमारे पास। अगर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो गई तो होगा ये वाला केस, ठीक। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा हो गई तो जो हमें स्टडी करना था, जिस ऑर्बिट में डालना था, वो उस ऑर्बिट में ही नहीं बचेगी, वो कहीं और गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी कहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बैलेंस करना होगा। ये है हमारा मेन, मतलब दिस इज वन ऑफ द मेजर वर्क विच नीड्स टू बी डन, कि हमें ये दोनों फोर्सेस को इतना बैलेंस रखना होता है कि वो उस ऑर्बिट में रहे। पहली बात तो स्टडी तो बाद में होगी, पहुंचाने के बाद उस ऑर्बिट में मेंटेन रखना उसको, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम लोग स्टडी प्लान बना लेते हैं, तो वो दिन इतने अच्छे से पढ़ाई करी हम लोगों ने, तो हम फिर तीसरे दिन आ जाते हैं आराम। 2 दिन पढ़ तो लिया, अब क्या करना है, अब 2 दिन आराम कर लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा। तो ये चीज मेंटेन रखने के लिए बहुत फोर्स लगता है। 2 दिन की पढ़ाई का जो मोटिवेशन है ना, उसको मोटिवेशन ही रहने देना, ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने देना। इसका ये जो बैलेंस करना होता है, ये बहुत ज्यादा टफ है। किसी ने फेस किया है ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है। मैंने अगर 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली, बस ऐसा लगता है अब तो सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, यू बस ये 2 दिन की पढ़ाई पे, ठीक है। सब एग्री कर रहे हैं, चलो। टग ऑफ वॉर चलता है कैसे? अच्छा हाँ, इसमें टग ऑफ वॉर चलता है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, फोर्सेस के बीच में टग ऑफ वॉर। वेरी नाइस। चलो भाई, अब ये वो 3 लॉज आ गए जिसपे क्वेश्चन देखा था हमने पिछले लेक्चर में, याद आ गया क्वेश्चन कि कौन, उन लोगों ने स्टेटमेंट्स लिख दी थी और पूछा था कि ये कौन सा कैपलर्स लॉ है। आइंस्टीन के लॉज थे। अच्छा ठीक है ठीक है, और क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपलर्स के 3 लॉज हैं, और दिया किसने, कैपलर्स ने, उनके नाम पे ही 3 लॉज है। पहला तो ये कि ये जो हमारी ऑर्बिट्स हैं ये इलिप्टिकल है, ये भी एक लॉ है। पहला लॉ हमने ये देखा, कैपलर्स ने दिया कि जो हमारी जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, चाहे तो वो अर्थ के अराउंड है या सन के अराउंड है, वो क्या है, इलिप्टिकल। दूसरा ये कि अगर जैसे ये दो फोकल पॉइंट्स है ना, एक ये और एक ये, अगर एक सैटेलाइट ने मूव किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अच्छा ये क्या हुई, एपोजी या पेरिजी? वेरी गुड। अच्छा, पेरिजी ऐसे आते हैं, पी से मतलब पास है तो पेरिजी, ठीक है। और ये कौन से हुए? अगर हमारी एक सैटेलाइट एपोजी पे है और वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रही है, और वही सेम सैटेलाइट अगर हमारी पेरिजी पे है और ए डैश टू बी डैश पॉइंट मूव कर रही है, तो ये जो एरिया इसने स्वाइप किया है ना, ये और ये इक्वल है। घबरा रहा हूँ, बातें सुनकर
पॉइंट्स या न्यूमेरिकल समझा घबरा जाते हैं, ये मेरा भी नेचर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात नहीं, ये टर्म्स भी हुई ना मैथ्स, मैं भी घबरा जाती हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर सैटेलाइट दूर है, जो भी चीज है सेंटर में, सन या अर्थ, अगर सैटेलाइट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है, अगर वो दूर है तब वो मूव कर रही है, या पास है तब वो मूव कर रही है, सेम ड्यूरेशन में। भाई अगर ये दूर है तो 6 महीने में हमें लगा कि बस ये इतना सही थे, और ये जो पास वाली है हमें लगा 6 महीने में ये इतना जल्दी, पर एक्चुअली जो एरिया को स्वाइप कर रहे हैं वो इक्वल है, बस इतनी सी बात। इक्वल एरियाज एंड इक्वल टाइम, ठीक है, क्लियर है, घबराए तो नहीं कोई। एप्लीकेशन ये है कि हम लोगों को हर चीज नेविगेट करते हुए चलना होता है, हर चीज कैलकुलेट करते हुए चलना होता है कि सैटेलाइट कब कितना। अब देखो तुम ये बस देखना चाहोगे कि उस सैटेलाइट ने अर्थ का कितना पोर्शन कवर किया, कितना सरफेस उसने दिया, वो प्रोजेक्शन से जो बनेगा, वो इसी चीज की समझ पाओ। और इसी से ही हम लोग फिर फ्यूल वगैरह भी कैलकुलेट कर पाएंगे इसका। हाँ मतलब अगर वो इक्वल वो ले रहा है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई तो क्या पता कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स आ जाए तो वो रुक जाए या फिर उसको हिंड्रेंस हो जाए। हम्म, चलो इसको सोचूंगी मैं और फिर बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है सेम लगेगा मे बी। चलो इस पे सोचते हैं कि फ्यूल कितना किसमें लगेगा। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये कुछ नहीं है, ये हमारी एक एक्सिस है और ये हमारी एक एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारा टाइम है ना वो हमारा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमारी ये वाली इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो जो स्वाइप करने में टाइम लगेगा उसका स्क्वायर और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसका क्यूब, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतना है। इसका तुम लोगों को यूज नहीं करना कहीं ठीक है, ठीक, मेरी बात सुन, इसका तुम्हें कहीं यूज नहीं करना, कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाना, कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है तुम लोगों को। तुम लोगों को बस ये देखना है कि ये 3 लॉज हैं कैलकुलस के और इन पे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। ये यूज होते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं इनको, हम लोगों को यूज नहीं करना है, नहीं घबराओ बिल्कुल, ठीक है। हम लोग की इसकी पोजीशन क्या है, हाँ हाँ यहाँ पे सन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है बेटा, ठीक है। कैप्लर्स लॉ जो है बीच में सन ही है वो, नहीं सन की बात नहीं हो रही है, सन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। कोई भी उसने बोला ना सेलेस्टियल बॉडी, अभी हमें लॉज तो समझने पड़ेंगे, अब हम सैटेलाइट्स पे अप्लाई करेंगे ना इसको। हम अलग से उनके मूवमेंट के लॉज थोड़ा ना बना सकते हैं, हम एक्सिस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बस 3 लॉज हैं, इनके बेसिस पे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे और कुछ, ठीक है। हटा देती उससे पहले और घबराओ ठीक है। अब हमारी वो जो हम ऑर्बिट्स की बात कर रहे थे, तो हमने कुछ ऑर्बिट जो अब खुद के लिए बनाई कि हम लोग खुद से कैसे कैसे सैटेलाइट्स को भेजेंगे और वो कहाँ कहाँ प्लेस हो। तो शेप के हिसाब से 2 सर्कुलर भी बनाई हमने और एलिप्टिकल तो थी ही और हमने भी एक्सप्लोर करी। फिर एल्टीट्यूड के हिसाब से कि कौन सी, मतलब अगर ये अर्थ है, अच्छा आगे आएगा पूरा डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, तो आगे पहले शेप के बेसिस पे, फिर ऑल्टीट्यूड यानी कौन सी एक्सिस कौन सी ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर है, फिर इंक्लिनेशन जैसे हमने पढ़ा था कि एंगल्स पे कुछ ऐसे है कुछ ऐसे है कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ डायगनली देख रही है कुछ परपेंडिकुलर है कुछ ऐसे है, ठीक है। और फिर ये 2 और है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इनको भी पढ़ते हैं हम। देखो
ये सबको क्लियरली दिख रहा है? ठीक, सबसे पहले क्या है टाइप, ये पूरा टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा था शेप, ये हमारी सर्कुलर ऑर्बिट है, ये हमारी इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल में हमारा पैरिटी और रेफिजी वाला कॉन्सेप्ट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों साइड से इक्वली होगा, अर्थ से हर साइड से इक्वली दूर होगा। सर्कुलर वाला ये तो समझ रहे हो, ठीक है। और इलिप्टिकल वाला एपिजी और पेरिजी वाला कॉन्सेप्ट होगा। ये हो गया हमारा शेप। फिर दूसरा है बाय ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट लियो जो है हमारी, वो हमारी सिर्फ इतने डिस्टेंस पे है, 160 टू 2000 किलोमीटर। ठीक, अब फिर मीडियम अर्थ ये थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर हमारी आती है जियो स्टेशनरी। जियो वो सबसे ज्यादा होती है डिस्टेंस पे। ठीक है, सबसे पहले शेप पे क्लासिफाई किया, फिर ऑल्टीट्यूड पे क्लासिफाई किया। ये दो समझ आए? रोशनी, सिद्धार्थ, श्वेता जी, क्लियर हो रही है ना बातें? और ये इतने सारे जो कैमरास ऑफ करके बैठे हैं, इनका मैं कैसे पता लगाऊं कि ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, है भी इधर कि नहीं है? ये कैसे पता लगेगा? ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया, 9th क्लास हो गई है। चलो, अब इंक्लिनेशन के बेसिस पे सबसे पहले है हमारी इक्वेटोरियल। ठीक है, जो अर्थ है उसके ऐसे, जैसे हम बाकी सारी एक्सिस को देख लेते हैं। फिर है हमारी पोलर। पोलर क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक, और फिर है हमारी इंक्लाइन, जो हमने बोला था, जो थोड़ी टिल्टेड ऑर्बिट्स। ठीक है, हमें कौन सा एरिया कवर करना है उस हिसाब से ये होगी 3 क्लासिफिकेशन: शेप, एल्टीट्यूड और अर्थ बाय इंक्लिनेशन। इनके अगर कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो देख के दो। इसमें जो हमारी लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें क्या क्या हो रहा है? हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ए सेट है, वो हम पढ़ेंगे ए सेट क्या क्या होता है, टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे आगे जाके। पर ये लिख लो जो हमारी लियो है उसमें क्या क्या है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप है हमारा उधर, ए सेट है एंटी सैटेलाइट वेपन, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या है वो। ठीक है, और गगनयान जो मिशन चल रहा है वो भी हमारा लियो में ही चल रहा है। गगनयान पर न्यूज भी है अभी आगे कुछ। ठीक है, वो हमारा लियो में चल रहा है ये सब। ठीक है, और हमारा एमईओ में क्या क्या चल रहा है? जीपीएस है हमारा, जो पूरा जीपीएस है, गूगल मैप्स वगैरह जो भी जीपीएस यूज कर रहा है वो कहां पर है? एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में। ठीक है, और गैलीलियो, ग्लोनस, ये सब भी वही है। मुझे लगता है कि जीपीएस का जरूर पूछा जा सकता है। और जो हमारी जीईओ है उसमें हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है सारे। जीईओ में सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है बच्चों, और HEO, अच्छा इन तीनों के बाद एक और आती है HEO। ठीक है, उस मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट, जो हमने जीईओ पढ़ा ना, उसके अपर वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसमें कुछ मिशन चल रहे हैं, तो वो है HEO, उसको बोलते हैं। उसमें जो हमारे चल रहे हैं चंद्रयान, आदित्य, ये सब उधर चल रहा है। ठीक है, उनको मतलब ऑब्वियसली अगर हमें कुछ बाहर भेजना है तो उसको, या फिर उससे भी बाहर कुछ स्टडी करना है, तो HEO में है जितने भी हमारे चंद्रयान। हमें इन सारी ऑर्बिट्स को क्रॉस करके हम लोग मून पे जाएंगे या फिर सन पे जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रयान, आदित्य, ये सब HEO में है हमारे हायर ऑर्बिट्स में, हायर अर्थ ऑर्बिट्स में। ओके, ये हो गया। हाँ, हम्म ये आइडेंटिफाई किए हमने कि इसमें भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को भेज सकते हैं।
हाँ। हाँ। अभी वो लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई है, पर वो कॉन्सेप्ट आ गया है कि वहां पे जंक इकट्ठा होने लग गया स्पेस में। हाँ, तो उनको या तो वापस लाया जाए या कुछ ना कुछ, मतलब अगर वो एक्टिवेटेड है तो या तो उनको बर्स्ट ही कर दो, मतलब उससे भी ग्रेविटेशनल वेव से कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी, या फिर उनको वापस ले आओ। पर कोशिश की जा रही है कि या फिर स्पेसक्राफ्ट भेज के कुछ किया जाएगा, पर क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, पहली सैटेलाइट 1957 से, और अब तक ऐसे तो है नहीं, हमें भी नहीं पता कितने छोटे छोटे सैटेलाइट्स तो भेज दिए जाते होंगे ऐसे ही कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या जो भी है। पर हाँ, प्रॉब्लम तो ये आएगी आगे जाके, तभी तो ये कॉन्सेप्ट उठा ना। अब जैसे पॉल्यूशन भी बढ़ा, पहले हमें थोड़ा ना पता था कि इतनी सारी गाड़ियां हो जाएंगी, कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा कि लोग बीमार होने लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो उसके लिए भी काम चल रहा होगा कुछ ना कुछ, हम देखेंगे आगे। हम्म। उसको क्या टर्म बोलते हैं? मैं टर्म बोल रही हूँ, जो ये जंक इकट्ठा हो रहा है सेलेस्टियल बॉडी, स्पेस डेब्रिस। जो ये हमारे जितने भी सैटेलाइट्स, हम जो बच्चों से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि ये जितनी भी सैटेलाइट्स इकट्ठी हो रही है, कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा कि हम स्पेस ही नहीं है उन ऑर्बिट्स में, कि हम कितनी सैटेलाइट्स भेजे, कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो उसके लिए भी काम चल रहा है, ठीक है, ये डिस्कशन चल रहा था। अब हमारे पास जो पोलर ऑर्बिट है ना, पोलर ऑर्बिट कहाँ पर है? ये वाली, कहाँ ये, इसमें हमारा चल रहा है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ देखा है किसी ने? प्रोजेक्ट नेत्रा, हाँ, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस सब के बारे में। सही है, पता है आप लोगों को। गूगल अर्थ देखा है किसी ने? वो हमारा कौन सी ऑर्बिट में है? पोलर ऑर्बिट में, ठीक है, ये लिख लो। अब आ जाता है हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या हो रहा है? हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं इसमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, वो सन की पोजीशन पे, मतलब ज्यादा ये मूव नहीं करता है, या तो वो इस फोकल लेंथ, इस फोकल पॉइंट पे होगा या इस फोकल पॉइंट पे होगा, वो सन की स्टडी के लिए होते हैं बस, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इसमें सैटेलाइट्स हमारे ज्यादा मूव नहीं करते, मोस्टली स्टैटिक ही रहते हैं रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। और ये जो है हमारे 600 टू 800 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं अर्थ से, जो हमारे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। अभी ये जो 3 क्लासिफिकेशन है ना, इसके अलावा जो मैंने 2 बताए थे, ये देखो, सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस, इनके बारे में बता रही हूँ। अब जियो सिंक्रोनस जो है, इसमें हमारा, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें ज्यादातर वो नेविगेशनल के लिए है ऑर्बिट्स, ठीक है, अलग से। क्यों, क्या हुआ? ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या क्या है। हमने पढ़ा कि सैटेलाइट्स की जरूरत क्या क्या है, और उसी हिसाब से हमने उन सबको अलग अलग टाइप्स में बांट दिया है। कौन कौन सा? कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, तुम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, सुना है किसी ने टर्म? अरे भाई बोलो, सुना है रिमोट सेंसिंग सभी ने? यस मैम। नो मैम, नहीं सुना है? अच्छा ठीक है, चलो। रिमोट सेंसिंग होता है जब हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है अर्थ को। जैसे अगर हम लोग बहुत दूर से ही क्लाइमेट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा रिमोट सेंसिंग में होता है। कार्बन फुटप्रिंट, कहीं के कई सारे फॉरेस्ट ही खत्म होते जा रहे हैं, वो पूरा के पूरा वॉइड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, ठीक है। उस पूरी स्टडी को, मतलब वो इतनी डीप स्टडी है, मतलब इतनी वास्ट स्टडी है कि लोग पीएचडी कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग में। पूरा का पूरा अलग से ब्रांच बन गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच बन गया अलग से, उसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, वैसे ही रिमोट सेंसिंग अलग से है, ठीक है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है सैटेलाइट इमेजिंग पे, जियोस्पेशियल इमेजिंग पे, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा का पूरा इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब समझ आया रिमोट सेंसिंग? तो
पहला यूज क्या है सैटेलाइट का? कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन। तीसरा है नेविगेशनल, वो भी अलग अलग तरीके पे। और फिर एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि जो भी हमारे मिशन है वो सब। इसी का बस ये थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आ जाते हैं लॉन्च व्हीकल्स में। अच्छा एक सेकेंड लो, जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है इसके एग्जांपल्स लिख लो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहां पर ध्यान है तुम लोगों का? हाँ, इधर ध्यान दो क्लास में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के एग्जांपल लिख लो। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो बाद में जीसैट हो गया था, ठीक है। फिर जीसैट की जितनी भी सीरीज आई, जीसैट 9, जीसैट 3, एडूसैट, एजुकेशन के लिए जो सैटेलाइट भेजी गई, वो भी हमारी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लिखते जा रहे हो आप लोग? सिर्फ 5 बच्चों का कैमरा ऑन दिख रहा है मुझे, इन्हीं 5 पर पूरी क्लास निर्भर। राजदीप कौर जी, आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी मैम। ओके। जयदीप, जयदीप, बिंदु, यस मैम। पढ़ रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं? हाँ मैम। ओके। रोल नंबर 243। बेटा पढ़ रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में हमारी कौन कौन सी है? कोई पता है किसी को? एक तो सारी की सारी जीआईएस सैटेलाइट्स हैं जो स्पेशल मैपिंग के लिए यूज हो रही है। दूसरा हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है, आईआरएस सिस्टम, वो सारा है। कार्टोसेट, ओशियन सेट, ओशियंस के लिए है वो, पर्टिकुलरली ओशियन सेट एक सैटेलाइट है, वो है। और कार्टोसेट। फिर नेविगेशनल के लिए जो है, एक तो गगन है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन। और गैलीलियो यूरोप की है, जीपीएस यूएसए का है, ये सारे ही हैं। इंडिया की जो नेविक है, NAVIC, ये भी है नेविगेशनल सैटेलाइट। और फिर जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हैं, उसमें है एक तो एस्ट्रोसेट, ये स्टार मैपिंग वगैरह को देखते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के एग्जांपल बता रही हूँ। हबल, जूनो, वॉयेजर। अब कुछ कुछ सैटेलाइट्स हमने इसलिए भी भेजी है कि हम लोगों को स्टडी करना है मार्स का एनवायरनमेंट, जुपिटर का एनवायरनमेंट, सैटर्न के मून, ये सब। तो उसके लिए अलग अलग सैटेलाइट, बहुत सारे हैं। मिशन इतने हैं कि पूरे के पूरे 3-4 पेजेस भर जाएंगे आपके नाम से ही, सिर्फ इतने मिशन चल रहे हैं। उसमें कुछ अपडेट होगा, कुछ न्यूज में आएगा, उस पर आपको फोकस करना है बस, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर विकिपीडिया पे भी लिखोगे तो इतने सारे मिशन हैं। अब हमारे पास चंद्रयान ही 3 थे अभी तक, और 4 की अनाउंसमेंट हो गई है, फिर आदित्य आएगी, तो वो है जो हमें पता चल पा रहे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब आ जाता है हमारे लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं? रॉकेट पावर्ड। अब ये थोड़े बल्कि होते हैं, इसमें फ्यूल होता है, इसमें सेंसर्स ज्यादा होते हैं, रोबोट्स होते हैं, ठीक है। क्या? एक तो पेलोड, यानी कि कैरी कितना कर रहे हैं, और कैपेसिटी कितना कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 2 टर्म्स है, पेलोड और दूसरा क्या बोला मैंने? कैपेसिटी। अब इसमें फ्यूल कैसा कैसा यूज हो सकता है, उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज हो सकते हैं, वो सब इधर आएगा। फ्यूल लिक्विड है, सॉलिड है, क्रायोजेनिक है, सेमी क्रायोजेनिक है। 4 तरह के प्रोपल्शन पड़ेंगे,
अच्छा, फ्यूल में और प्रोपल्शन में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? आंधी चलने लग गई है। फ्यूल और प्रोपल्शन में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? अच्छा, फ्यूल में तो सिर्फ फ्यूल होता है, प्रोपल्शन में हमारे ऑक्साइड्स भी होते हैं, बस इतना ही। प्रोपल्शन में हमारे ऑक्साइड भी होते हैं, ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी होते हैं, ताकि कंबशन में हेल्प हो सके अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में ही है ना, सिर्फ बाहर स्पेस में कहाँ ढूंढोगे, मिल भी सकती है वैसे। चलो, हाँ, और क्या बात हुई? सॉलिड सॉइल में क्या, सॉलिड फ्यूल लिक्विड, ये हम बात करेंगे, पर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तुम लोगों के आगे कि सॉलिड फ्यूल में क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता, सॉरी, लिक्विड फ्यूल में क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, केरोसिन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब लॉन्च व्हीकल्स हम लोग अलग अलग ऑर्बिट्स में डाल सकते हैं, या तो लो ऑर्बिट्स में, या फिर मीडियम में, या इंक्लाइंड में, इक्वेटोरियल में, पोलर में, सन सिंक्रोनस में। इसमें सब में हम लोग अपने लॉन्च व्हीकल्स को भेज सकते हैं। इसी हिसाब से एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, इनका साइज कितना है, कितनी चीजें ये कैरी कर रहे हैं, उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। एक बात बताओ, तुम लोगों को समझ आ रही है जो मैं बातें बोल रही हूँ, या हवा में ही जा रहे हैं स्पेस की तरह? स्पेस में तो नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख रहे हैं तुम लोगों को, पढ़ हम चाहे स्पेस के बारे में रहे हो। ठीक है विशाल कश्यप? दीदी लिक्विड फ्यूल तो समझ में आया। जी मैम। दूसरे में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। किसमें कंफ्यूजन है? लिक्विड फ्यूल तो समझ में आ गया, सॉलिड में थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी 4 टाइप के आएंगे, आगे पढ़ेंगे हम। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक। अभी इसरो ने जो नई सैटेलाइट, नहीं रॉकेट बनाया है शायद सेमी क्रायोजेनिक, अभी न्यूज में आया था, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट में डाला था। अभी आगे पढ़ेंगे उसका पूरा क्लासिफिकेशन। अभी ये पढ़ो कि उसके साइज के हिसाब से कैसे कैसे उसको अलग अलग करते हैं। पहला, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, जो 2000 किलोग्राम से कम है, उन सभी को हम बोलते हैं स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स, और इसका एग्जांपल एक है वेगा। फिर मीडियम लिफ्ट, जो 2000 से 20,000 किलोग्राम के होते हैं, इसका एक एग्जांपल है सोयुज। फिर हैवी लिफ्ट आ जाते हैं एरियाने, और फिर सुपर हैवी लिफ्ट आ जाते हैं सैटर्न भी। एक एग्जांपल ये है, जो इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल्स है वो मैंने ली। ठीक है, ये सब साइज के हिसाब से अभी हमने कैटेगराइज किया है। और उससे पहले जो मैंने बात करी थी वही बात करी थी कि जो इनका काम होगा उस हिसाब से उस ऑर्बिट में भेजा जाएगा, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। It is now 1 p.m. o'clock. अब इंडिया के जो 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स चल रहे हैं अभी, तो वो PSLV चल रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LVM-3, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। अभी ये जो टर्म्स है ना वो इतने लंबे लंबे नाम लग रहे हैं, पर तोड़ तोड़ के समझोगे तो पोलर सैटेलाइट मतलब वो पोलर ऑर्बिट में होगा, ठीक है, और एक लॉन्च व्हीकल है। जियो सिंक्रोनस मतलब वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा, उसका लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और फिर उसके कुछ वर्जन होंगे, तो MK3, MK4, वो जितने भी हो सकते। ठीक है, अब इनके लॉन्चर्स कौन कौन है, ये तो वो बॉडीज है जो भेजी गई, इनके लॉन्चर्स कौन कौन है, ये सारे उन्हीं से मिलते जुलते नाम, और जो अंडर डेवलपमेंट है वो ये है। बस इनके नाम एक बार ध्यान देखो, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये वाले लॉन्चर्स। ह्यूमन रेटेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और स्क्रैमजेट इंजन। इस पे तो बहुत काम चल रहा है, स्क्रैमजेट पे सुना है तुम लोगों ने? स्क्रैमजेट, पल्स जेट, हाँ आगे जाके पढ़ेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सोच रहे हम पता नहीं क्यों ही पढ़ रहे हैं ये सब? नो मैम। अभी वो आगे आएगा वो टॉपिक, फिर सोचोगे हमने क्यों ही पढ़ा, पर ठीक है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है ना कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं स्पेस के लिए। फिर आगे डिफेंस आएगा, डिफेंस में मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अच्छा नहीं नहीं, लड़कियों को भी आएगा, ठीक है।
और ये जो अच्छा ये है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि ये दोनों जो लॉन्चेस है ये रिटायर कर चुके हैं हम लोग, SLV3 और ASLV। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। SLV3 और ASLV क्या हुआ? चलो अब आ जाते हैं पहला जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अच्छा इसकी जनरेशन में अगर जाते हैं तो उस जनरेशन के हिसाब से पहले हमने बनाया स्पेस एलवी। एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल, अब समझ जाना एलवी जहां जहां पर भी दिखेगा इट इज लॉन्च व्हीकल, नाम में भी दिखेगा तो लॉन्च व्हीकल। कंफ्यूज मत होना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब हम डायरेक्ट इसको एलवी बोलेंगे। फिर मुड़ जाता है बार बार। सबसे पहले आया हमारा स्पेस एलवी, इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च इन 1980। और सैटेलाइट कब गई थी इंडिया की? 1975। 57 तो नहीं याद किसी को? 57 किसका था? रशिया। रशिया स्पुतनिक। ओके जी। हाँ आर्यभट्ट को लॉन्च किया होगा, वो मैंने प्रोसेस थोड़ा ना पढ़ा है पूरा, तो जानना है तुमको? ठीक है बताती हूँ बात। स्पेस एलवी इंडिया फर्स्ट, ठीक है ये इसकी फोटो है, ये 1980 में। इसके बाद जो जनरेशन बना वो है ऑगमेंटेड, जिसकी कॉस्ट पे हम लोगों ने काम किया, 1992 में भेज पाया। इसका 150 kg पेलोड रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा कम ही भेज पाए सामान, 50 kg पेलोड के तक। और ये 4 स्टेज रॉकेट था। 4 स्टेज रॉकेट अभी आगे पढ़ोगे तुम लोग। ये है ना, ये देखो ये जो एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है पूरी, अभी आगे जाके आएगा। ये जो बॉडी होती है हमारी, इसमें हमारा सारा सामान होता है। इसको रॉकेट को क्या क्या लेके जाना है, फ्यूल, कंबस्शन चैम्बर, ये सब का सब। और ये जो 4 स्टेजेस हैं, इसका मतलब 4 स्टेजेस इसमें फ्यूल स्टोर किए गए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे सॉलिड हो, सारे के सारे लिक्विड हो, सारे के सारे अभी आगे आएंगे इन टर्म्स में, क्रायोजेनिक हो या सारे के सारे सेमी क्रायोजेनिक हो। तो ये जो पहला वाला था ये हमारा 4 स्टेज रॉकेट था, ठीक है। अब ये जो दूसरा हमने बनाया ये 5 स्टेज रॉकेट बनाया। अच्छा ये हाइब्रिड भी हो सकते हैं, 3 सॉलिड है 2 लिक्विड है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये हाइब्रिड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक सॉलिड वाला है तो उसके सारे के सारे स्टेजेस सॉलिड के ही होंगे, क्योंकि हर किसी के अलग अलग है। हो सकता है कि जब उसको एक रॉकेट को सपोज 50,000 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, जरूरत ऐसी हो सकती है एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है। अब तुम लोग सोचो अगर कि तुम लोग घर में हो तो तुमने वाईफाई हमारा सॉलिड वाला काम करे, हमें वहां पे महंगा यानी कि लिक्विड वाला खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो हो सकता है कि लिक्विड वाला यूज हो, तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड वाला खर्च बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तब हमने देखा कि कुछ सेमी क्रायोजेनिक बनाओ, कुछ ऐसे लाओ केमिकल्स की जो आधा सॉलिड हो, थोड़ा जेल बेस में हो, ऐसे समझ लो, अभी समझ नहीं उस पर कह रहे। तो हमारा हायर ऑर्बिट्स में हमने वो वाला यूज किया, इस हिसाब से हम लोग यूज करते जाते हैं। तो हाइब्रिड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा की सॉलिड हो गया पूरा ही लिक्विड फ्यूल बेस्ड। तो जो पहला था स्पेस एलवी, ये हमारा 4 स्टेज था और इसकी कैपेसिटी थी 50 kg, ठीक है। और इसके थ्रू रोहिणी सैटेलाइट को हमने क्या लिखा होगा, देखा, रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला गया था इसके थ्रू, ठीक है। चल रहे हो साथ साथ सब? इसके बाद हमारा कौन सा आया, ऑगमेंटेड स्पेस एलवी। इनकी पेलोड थोड़ी बढ़ गई, 150 kg, इनके स्टेजेस भी बढ़ गए, 5 स्टेज रॉकेट। चलो इसके बाद क्या है, 2 स्टेजेस थे, मतलब 2 जनरेशंस थे सैटेलाइट्स के। इसके बाद आया हमारा पोलर एसवी, ठीक है। पोलर एसवी में क्या हुआ, 4 स्टेज है, ठीक है। अब अगर हम लोग चंद्रयान के बारे में पढ़े तब हम पढ़ेंगे कि वो 4 स्टेज है कि नहीं, उसमें कौन कौन से फ्यूल थे, कितने स्टेज फ्यूल के थे, क्या क्या कैरी कर रहा है। उससे पहले तुम्हें ये तो समझना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी जनरेशन आई, ठीक है। वैसे ही है जैसे हमने फोन्स की, इंटरनेट की जनरेशन पढ़ी थी, वैसे ही ये जनरेशन ऑफ
लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले कौन सा है? पुरानी, सबसे पुरानी कौन सी है? स्पेस एलवी। PSLV, फिर दूसरी कौन सी थी? augmented LV, ऑगमेंटेड एसएलवी। और अब तीसरी है पोलर एसएलवी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च करने लग गए हम लोग। पहले क्या कर रहे थे, छोटी छोटी थी तो हम एक दो ही भेज पा रहे थे, सबसे पहले तो एक ही भेजी होगी, फिर तो दो। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम मल्टीपल सैटेलाइट्स को लगा के इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें देखो, ये आ गया वही बात, स्टेज 1 जो है लिक्विड है, सेकेंड स्टेज सॉलिड है, और सो ऑन। अब ये 4 स्टेज के, तो ये पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है लिक्विड, दूसरा है सॉलिड, फिर तीसरा है लिक्विड, चौथा है सॉलिड। और ऐसे अगर स्टेजेस बढ़ाते हैं तो ऐसे ऑल्टरनेटिव स्टेजेस में इसके फ्यूल्स हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसकी क्वेश्चन नहीं आएगा, कल का फर्स्ट लॉन्च तो फेल हो गया था, फिर सेकेंड वाला पास हो गया। इसके एग्जाम्पल्स है ये सारे। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते। ठीक है, मतलब साइंस एंड टेक के कितने रहते हैं? 10, 7 एवरेज है, चलो 10 मान के चलते हैं। अगर 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं तो मतलब एक तो मान के चलो, पर मोस्टली क्या होगा कि करंट अफेयर से लेंगे, पर हो सकता है बेसिक एक या दो नहीं। ठीक है, अब ये सोच के छोड़ी मत। वॉइस यू अब वॉइस आ ही नहीं रही है बिल्कुल, तो नहीं है क्या? मैम आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में लो हो जा रही है। अच्छा अब, अच्छा अभी ठीक है। अब आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। यस मैम। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ रही चीजें? पोलर एसएलवी के बारे में यहाँ पे भी लिखा, डुप्लीकेट हो गई, दो स्लाइड सेम हो गई गलती से। अब नेक्स्ट, सबसे पहली जनरेशन PSLV, दूसरी, augmented SLV, तीसरी, polar SLV, और चौथी। geosynchronous। यहाँ पे स्टेजेस कितने हैं? 3। यहाँ पे मास और बढ़ गया, थोड़े और बड़ी कर दी हमने इसको। ठीक है, और इसको कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? अभी ऑर्बिट्स के हिसाब से इसको लॉन्च किया जा रहा है। पहले हमने लोअर जो हमारी लियो थी उसमें भेजी, फिर एमईओ में, अब इसको जीएसओ में भेजा जा रहा है, और इसको पोलर वाली को पोलर ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। ये भी उसके नाम से पता लग रहा है कि वो कौन सी ऑर्बिट में है। ये तो क्लियर है ना? इस वाली बट पोलर एसएलवी के एग्जांपल्स में जियोसिंक्रोनस वाले मेंशन थे। अच्छा, ठीक है, मैं वो चीज देखती हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया है ना, एग्जाम्पल्स मिसमैच हो गए, तो मैं उसको ठीक करके भेजूंगी। ठीक है, वो हो सकता है। हाँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करो। फर्स्ट देखो, जहां जहां भी तुम्हें वर्ड इंडिजिनियस दिख जाए ना, उसको समझ जाओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल से वो चीजें मिल पाई है कि हम लोग इंडिजीनियस पे स्विच कर पाए, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी साइंस उसमें हो। ठीक है, हम लोग बहुत लंबे समय तक बाहर की टेक्नोलॉजीज को ही रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि और बहुत ज्यादा इम्पोर्ट, तुम लोगों को पता ही होगी, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम लोग बहुत, अब जाके हम लोग जब इंडिजीनियस चीजों पे स्विच कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए, वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च पे आए, तब हमारे पास पहला, और इसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर हम लोगों के पास पहला इंडिजीनियस क्रायो स्टेज आया। क्रायो स्टेज क्या है? जहां पर हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स को हाँ, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं जो और ज्यादा एफिशिएंट है। उसमें क्या क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक, फिर सेमी क्रायोजेनिक, लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेज आएंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकेंड स्टेज लिक्विड, और थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक, और इसका पेलोड और कैपेसिटी इतना।
अच्छा ये तो समझ आ रहा होगा कि पेलोड हमेशा कैपेसिटी से कम ही होगा, है ना। जैसे तुम लोग अगर किसी ने अपने फोन की मेमोरी देखी हो और मेमोरी फुल बता रहा हो, या फिर सिस्टम में भी होता है वो डिस्क जो होती है हार्ड डिस्क, वो बोलता है कि अब फुल हो गई है, पर तुम देखते हो कि 5 GB के में कुछ 4.8 ही GB मैंने सामान डाला हुआ, फिर भी ये फुल क्यों दिखा रही है। ठीक है, तो वो कुछ डिफरेंस होता है हमेशा पेलोड और कैपेसिटी। अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग अटेंडेंस फिल कीजिए और थोड़ा फ्रेश भी हो लीजिए। अटेंडेंस फिल करके बता दीजिएगा चैट में। attendance. It is now 1:15 p.m.
へえ。よいしょ。ここらへん。चलिए आ जाइए सभी वापस। हम आज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही रखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के, और कल हम शुरू से करंट अफेयर्स जब हम देखेंगे तो एक एक करके सब रिवाइज करते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैवी हो रहा है, जैसे जैसे जनरेशन हैवी होती जा रही है सैटेलाइट की, वैसे वैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी हैवी होते जा रहे हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। अभी हम लोग सैटेलाइट्स का थोड़ा देखते हैं। एक चीज जो मुझे करेक्ट करनी है, मैंने शुरुआत में बोला था फ्यूल या प्रोपल्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो गलती से मैंने बता दिया। फ्यूल जो होता है वो सिंपल कंबशन करता है, आपके सिस्टम को नॉर्मल जो गाड़ी आप उसको आपको चलाता है। प्रोपल्शन क्या करता है, लेते करता है फील्ड काम करता है, प्लस फर्स्ट जो धक्का होता है वो देता है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक ऐसे एनवायरमेंट में एंटर करना है आपको स्पीड बहुत चाहिए, तो एक धक्का चाहिए होता है, वो प्रोपल्शन फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं वो प्रोपल्शन होता है। इस चीज को कनेक्ट कर लो और हमारे स्लाइड में ऐड करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड प्रोपल्शन और डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो एक बार ताकि क्लियर हो चीज। पहले तो ये सभी सुन रहे हैं ध्यान से? यस मैम। सबसे पहले तो डिफरेंस फ्यूल का और प्रोपल्शन का ये मैंने बता दिया, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो एक स्टेटमेंट में। ऐसे लिख लो कि फ्यूल बस कंबशन होता है उसमें और हमारे सिस्टम को या जो भी व्हीकल है उसको आगे बढ़ाता है, मूव करता है। पर प्रोपल्शन क्या करता है, मूवमेंट प्लस थ्रस्ट। ये लिख लो, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात पे आते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में लिख लेते हैं। मुझे लगा मैंने आगे ऐड तो कर रखा है पर बेसिक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एक लिख लो। ठीक है, तुम लोग बना लो 4 कॉलम्स, मैं बनाती हूँ रुको। हाँ अभी यही समझो आज, वरना आगे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे 4 कॉलम्स बना लिए आप लोगों ने। आप समझो, यस मैम। सॉलिड फ्यूल का कंपोजिशन क्या होगा, उसमें सिर्फ सॉलिड फ्यूल्स होंगे, ठीक है। प्रोपेलेंट होगा अपना और ऑक्सीडाइजर होगा, बस ऑक्सीडाइजर जिससे हमारा कंबशन हो सके, ठीक है। इसमें जो हमारे रॉकेट मोटर्स में यूज होते हैं, रॉकेट मोटर्स में हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जो जो मैं बोलती हूँ लिख जाओ। अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल की। इसमें हमारा होता है प्रोपल्शन प्लस ऑक्सीडाइजर, ठीक, यूज्ड इन रॉकेट मोटर्स। स्टोरेज कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, ऑब्वियसली तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, लिक्विड। यहां पर यूज होता है इसका, इसका यूज कहां पर है लिक्विड वाले का, जेट इंजन और रॉकेट इंजन में। और ये वो है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड, ठीक। अब क्रायोजेनिक फ्यूल्स पे आ जाओ। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फ्यूल्स इन लिक्विफाइड गैसेस, फ्यूल्स इन लिक्विफाइड गैसेस, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, मोस्ट कॉमनली लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, LOH, LH2 और LOH और LOX। जो जो मैं बोलते रहा लिखते जाना, जहां क्लियर ना हो बताते जाना, ठीक है। जहां भी आप लोग को बता देना अभी, ठीक। फिर स्टोरेज कैसा होता है इसका, -253, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये दोनों कौन से टेम्परेचर पे थे, और ये है एक्सट्रीमली लो, क्योंकि इन गैसेस को लिक्विफाइड करके रखना है तो वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक अगर सैटेलाइट के रॉकेट बना रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि वो चीजें हमें मेंटेन करनी है, वो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है जब तक उसका यूज नहीं होगा। समझ आ रहे हैं, जैसे आइस है, अब तुम्हें एक नॉर्मल एकदम जो समझ नहीं पा रहे उनके लिए, आइस को मुझे पॉइंट A टू पॉइंट B लेके जाना है, यहाँ से मेरे वर्क प्लेस तक आइस को लेके जाना है, तो मुझे कुछ ऐसा मीडियम चाहिए होगा ना जो वो मेंटेन रखे आइस को। जैसे आजकल तुम लोगों ने अभी देखा होगा, तुम लोग जोमेटो से अगर आइसक्रीम ऑर्डर करते हो तो वो ड्राई आइस में रख के देते हैं उसको। ड्राई आइस किससे बनी होती है पता है, नाइट्रोजन से। तो वो ड्राई आइस में देखा है किसी ने, आप लोगों ने अगर ऑर्डर करी हो तो वो ऐसे ड्राई आइस में, तो वो वैसा हमें मेंटेन करना पड़ेगा एनवायरमेंट इसके लिए। इसलिए अगर हम ये बना पाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। लिक्विफाइड गैसेस मोस्टली कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आ जाते हैं सेमी क्रायोजेनिक। इसका कंपोजिशन कैसा होता है, फ्यूल्स यूज अ लिक्विड फ्यूल लाइक केरोसिन एंड अ क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर। लिक्विड फ्यूल तो होता ही होता है, प्लस क्रायोजेनिक यानी इसका ऑक्सीडाइजर होता है। और ये कहाँ यूज होते हैं, अच्छा ये कहाँ यूज होते हैं बताया था मैंने, क्रायोजेनिक वाले यूज होते हैं हाई परफॉर्मेंस रॉकेट्स में। अभी मैं ये सारा पूछूंगी आप लोगों से लिखा है कि नहीं। हाई परफॉर्मेंस रॉकेट्स में यूज होता है इसका, जो स्पेस ट्रेवल करना है बिल्कुल हमारे HEO से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल रॉकेट्स में यूज होता है, रॉकेट्स में जो हमारी GEO के आसपास है, ज्यादा दूर भी नहीं, HEO में नहीं, बड़े वाले में थोड़े छोटे। और ये भी होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर तक। अभी मैं ये सारा समराइज करती हूँ, जिसका खिचड़ी पक रहा है, मुझे पता है किसी चीज की खिचड़ी बन रही हो। अब सुनो, लिख लिया इतना, रोशनी, श्वेता, संगीता, पंकज, सिद्धार्थ, मनन, आप ही लोग दिख रहे हो, मयूरी, ठीक है। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक। सबसे पहले कौन सा है फ्यूल, सॉलिड, कौन से टेम्परेचर पे है,
रूम टेम्परेचर पे। यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? रॉकेट की मोटर में। ठीक है, और क्या लिखा हमने इसमें? प्रपल्शन है, फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर है कंबस्शन के लिए। लिक्विड पे आ जाओ, कौन सी फॉर्म में है? रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड पे है। ठीक है, यूज कहाँ हो रहा है? जेट इंजन में और रॉकेट के इंजन में। तीसरा कॉम्पोजिशन बता दिया और रूम टेम्परेचर पे ही है। फिर आता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में क्या कॉम्पोजिशन है? लिक्विड फ्यूल लिक्विफाइड गैसेस, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें पूरा सिस्टम चाहिए होता है। और इसके टेम्परेचर क्या है? वेरी लो टेम्परेचर, जिसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर नहीं है, बस इन तीनों में रूम टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें नहीं है। रूम टेम्परेचर नहीं है तीसरे वाले में बस। ठीक, अच्छा सेमी क्रायोजेनिक का क्या है? कॉम्पोजिशन लिक्विड गैस प्लस क्रायोजेनिक का ऑक्सीडाइजर, बस। और ये कौन से रूम टेम्परेचर पे है, और ये रॉकेट में यूज होता है। जो हमारे क्रायोजेनिक है, अब तुम देख पा रहे हो, अगर एनालिटिकल अगर कंपैरेटिव स्टडी कर पा रहे हो, तो सबसे दूर अगर कोई रॉकेट भेजना है तो कौन सा यूज होना चाहिए? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि ये हाई परफॉर्मेंस रॉकेट्स में यूज होता है। और इतनी दूर भेजने के लिए हमें उसका सिस्टम भी कितना कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसमें हमें वो लो रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। समझ आ रहा है सुमेधा? आप नहीं, ऑब्वियसली वो हमें स्पेस में भी रूम टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेंटेन तो हर ही करेंगे, पर वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना नेगेटिव, वो उतने ही सेल्सियस में रहेगा, क्योंकि वो लिक्विफाइड गैसेस हैं। वो जब यूज हो करना है उसी टाइम पे उनको कन्वर्ट होना है। लिक्विड और सॉलिड जो है हमारे, वो अपने फॉर्म में ही रहेंगे। It is now वो अपने आप ही 1:30 convert होके चले p.m. जाएंगे। समझ रही हो क्या? देखो, ये मुझे इतना डीप मुझे भी देखना पड़ेगा बच्चों। अच्छा हाँ, एक और चीज हीट जनरेशन से याद आई, अभी आती हूँ तुम्हारे पास, आऊंगी क्लास के बाद, पूरा डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है, वरना सारा पॉइंट, सारा टाइम आप लोगों की क्लास के टाइम में आती है सारे आंधी तूफान। कल या तो एक दिन पहले आया होता है तो लाइट जाती है बार बार, या उस टाइम पर। अरे मैंने रिमूव कर दिया, तुम लोगों ने लिख लिया था ना? लिख लिया था ना सबने? अब क्लियर हो गई सारी चीजें जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे? मयूरी, पंकज, सिद्धार्थ, अब थोड़ी क्लियर हो गई चीजें जो हमने अभी जनरेशन ऑफ रॉकेट्स पढ़ा, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है? इस डोर को बंद कर दो, इस वाले। अच्छा ठीक है, ओके। अब हम कौन से वाले स्टेज पे थे? जियोसिंक्रोनस, GSLV। पोलर एसवी। ठीक है, जियोसिंक्रोनस 2 और फिर 3, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। ठीक है, ये 3 वाली है, ये ऐसी दिखती है कुछ। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा तुमको कि क्रायोजेनिक स्टेज। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मेरे से गलत हो गई थी, हम लोग, और मेरे को मॉर्निंग ने करेक्ट किया, यहाँ से स्टेजेस देखते हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, स्टेज 1 2 3 4 ऐसे देखते हैं, ऊपर से नहीं। ठीक है, ये भी करेक्ट कर लेना। जैसे लिखा नहीं होगा, वो हमने बस डिवाइड किया था, पर ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाता है हमारा SSLV। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं इनको, कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कितने स्टेजेस हैं? 3। और कितना मास है? 120। क्या होगा ऐसे सोचो, अलग से छोटी वाली क्यों बनानी पड़ी हमें? बोलो। कन्वीनियंट है और कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट इफेक्टिव है, वो तो लिखा ही है।
पॉल्यूशन, दोबारा यहाँ पे किसी ने क्या बोला? पॉल्यूशन पॉल्यूशन? मतलब वो मास पे जाके पॉल्यूट ही होता है ना मैम, थ्रस्टर्स वो सब जाके एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा। ये वहां तक नहीं जाएगी, ये अर्थ के एनवायरनमेंट से थोड़ा ही आसपास है। हाँ तुम बोलो दोबारा। ठीक है, जिस जिस भी काम में लो बजट रहेगा, प्लस अगर हमें कोई काम एकदम से आ गया इमिडिएटली, तो हम फटाफट ये सारी सैटेलाइट्स को जल्दी से भेज सकते हैं। ऑन डिमांड भी कहते हैं इन्हें। क्या क्या नाम है इसके? एक तो नाम तो है ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और एक ऑन डिमांड है। ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट हमने भेजी है जो बड़ा काम कर रही है और आसपास ही है, और कोई और सैटेलाइट जाके उसके कुछ छोटे से पार्ट को ठीक कर सकती है या कुछ प्रोवाइड कर सकती है उसको, तो हमारी ये सैटेलाइट्स काम आती हैं, ऑन डिमांड सैटेलाइट्स। या फिर कुछ काम ऐसा आ गया है कि अगर एक सैटेलाइट ठीक हो रही है तो टेम्परेली कोई दूसरी सैटेलाइट उसके बिहाफ पे काम कर दे, तब हमारी कौन सी काम आएंगी? SSLV। फिर आता है हमारा एंटी सैटेलाइट स्पेस मिशन, मिशन शक्ति जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा सैटेलाइट है जो वेपन की तरह यूज होता है। किसकी तरह? अगर हमें दिखती है कोई सैटेलाइट जो हमारे एरिया के ऊपर है, हमारा रिमोट सेंसिंग कर रही है और भेज रही है चाइना को, ये जो भी हमारे राइवल कंट्रीज हैं, एनिमी कंट्रीज हैं, तो उन सैटेलाइट्स को ये अटैक कर देती है। ठीक है, और ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद हम ही हैं चौथी कंट्री जिन्होंने एसेट बनाया है। ओके जी, यस आ मैम। सकता है ना ये क्वेश्चन कि हमारे पास वेपन सैटेलाइट कौन सी है, तो 3-4 नाम लिख देंगे, तो तुमको ये लिखना है। और उस मिशन का नाम क्या है जिसमें हम, मिशन शक्ति है मिशन का नाम, जिससे हम एंटी सैटेलाइट, जो हमारा वेपन सैटेलाइट है उसका मिशन है मिशन शक्ति, ये भी याद रखें। ठीक है, अच्छा मिशन शक्ति से पूरा पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि हम लोग अटैक करने वाले मोड में ही है। शक्ति से ये भी हो सकता है कि हम दूसरी सैटेलाइट को ठीक कर रहे हो, या फिर, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि नाम से याद रहे। हाँ, अर्थ पे नहीं हो रहा ये। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बता दो बस तुम एक बार। लॉन्च भी। इमेजिन तो कर ही बैठे ना, तभी तो ये काम हो रहा है। वो तो ड्रोन वगैरह कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों को नहीं पता हम कितने लेवल्स पे अंडर अटैक है, समझ रहे हो? ड्रोन्स वगैरह भी कहाँ पता चल पाते हैं आजकल। अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, कौन सी बताई थी तुमको न्यूज उस दिन? रशिया के ड्रोन्स, हाँ रशिया के ड्रोन्स ने इंडिया की कोई कंपनी को गलती से, कहाँ पे, हाँ इंडियन वेयर हाउस नहीं, वो गाजा में ना, गाजा में है वहां पे, मुझे वो न्यूज याद नहीं आ रही, मैं जब ऐड कर रही थी उसको, वहीं पे गाजा में कहीं कोई इंडियन वेयर हाउस था और गलती से रशियन ड्रोन ने इंडियन वेयर हाउस को जला दिया, अटैक कर दिया। गलती से ही हुआ होगा, इंडिया में से पता करना तो नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे क्यों मैं बना रही हो, तो कर दिया है उसने, ये क्या सोच रही हो? मुझे कंफ्यूजन होता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ? मैं एग्जांपल्स मैच कर लूंगी, किसी बच्चे ने बोला था। ठीक है, वो मैं मैच कर लूंगी सारे एग्जांपल्स। ठीक है कि नहीं? तो मेरा सब ठीक है? नहीं तो बाद में बात करते हैं। अभी 2 घंटे बाद, I mean 2 घंटे बाद नहीं, 2 बजे के बाद। अब हमारी आ जाती है, अभी हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ी? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। अब हमारी आ जाती है रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन रॉकेट इंजन फ्यूल एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजर आर मिक्स्ड
जो हमने देखा था कहाँ पे यूज हो रहा था, इंजन में कौन सा फ्यूल, देखो हाँ मोटर्स में सॉलिड हो रहा था ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है हमारा कंबशन। अब यहाँ पर भी दो तरह के प्रोपेलेंट्स हैं, सॉलिड और लिक्विड। मोस्टली हमारा लिक्विड यूज होता है इंजन में, और सॉलिड भी है। शुरुआत में तो लिक्विड नहीं आ जाता हमारे पास, ठीक है, बेटर है लिक्विड ऑब्वियसली, पर लिक्विड को ले जाना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब देखो तुम पानी के टैंकर्स जो होते हैं उनका एक्सीडेंट होता है ना, उनसे बच के भी चलते हैं हम लोग, क्योंकि वो अंदर जो उसके लिक्विड है वो भी मूव कर रहा है उस हिसाब से, इसलिए फिर उनका जो अंदर भी मैंने मतलब उसका अगर हम देखें कॉम्पोजिशन, मतलब हम थोड़ा टॉपिक सेट रहे तो वो, हाँ, ताकि पानी ज्यादा ना घूमे अंदर ही अंदर, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब तुम लोग समझ गए, तो यहाँ पे अब तुम थोड़ा और क्लियर हो जाओगे। सॉलिड प्रोपेलेंट में हमारा सॉलिड फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, और हाँ चलो पहली बार तो कॉम्पोजिशन सिर्फ समझे। सॉलिड प्रोपेलेंट के संग एक प्रॉब्लम है कि वो शट डाउन नहीं किए जा सकते, तो एक बार शुरू हो गए तो हो गए, बट लिक्विड कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, कैन बी शट डाउन, अमाउंट ऑफ थर्स्ट कैन बी कंट्रोल्ड, और हाई स्पेसिफिक इम्पल्स, ठीक है। और ये लो स्पेसिफिक, और तो देखो यहाँ पे वही बात आ गई, स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी, और यहाँ पे लिक्विड में थोड़ी टफ पड़ेगी, बस इतना ही था। ये तुम लोग अब कवर कर चुके तो इतना टफ नहीं लगेगा, बस इसमें ये है, ये वाली चीज नहीं थी तुम्हारे लिए कि सॉलिड को शट डाउन नहीं कर सकते, लिक्विड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी थ्रस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब ये जो कंबशन हो रहा है उसकी ऑक्सीजन अगर हम बाहर से ले पा रहे हैं तब तो वो हो गया एयर ब्रीदिंग, नहीं ले पा रहे हैं खुद से कैरी करना पड़ रहा है तो वो हो गया नॉन एयर ब्रीदिंग, ठीक है, क्योंकि हर जगह तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी जेट्स हैं, जो भी प्रपल्शन है, जो भी रॉकेट्स हैं, अब ये हाइब्रिड भी हो सकते हैं, जब तक एनवायरमेंट में है तब तक एयर ब्रीदिंग, उसके बाद नॉन एयर ब्रीदिंग, क्लियर है, चल रहे हो ना साथ साथ तुम लोग बच्चों? यस मैम। हाँ, these, हाँ चलो पढ़ लेते हैं। These use oxygen from the atmosphere in the combustion of fuel. These engines carry an oxygen supply for their combustion. ठीक है? Can be used only in the atmosphere obviously, or they are outer space में use होते हैं। The term jet is generally used for those only. नहीं उठाओ उससे बच के वहां पे कहाँ से आ जाओ वापस तुम लोग आगे। जो टर्म जेट है वो ओरिजिनली उन्हीं स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए था जो एयर ब्रीदिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीन टाइप के होते हैं नॉन ब्रीदिंग वाले, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, और ये जो होते हैं हमारे एयर ब्रीदिंग वाले, इसमें आते हैं टर्बोजेट। अब ये सारे आगे पढ़ेंगे हम, टर्बोजेट, पल्सजेट, रैमजेट और स्लैमजेट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रॉकेट्स से जो थोड़े बल्कि रॉकेट्स होते हैं ना, जो वो है जिसमें ह्यूमंस भी जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे अब आगे जाके। और ओके ठीक है, बस इतना ही मेन में। अब देखो हमने यहाँ पे कौन से पढ़े, एयर ब्रीदिंग में कौन से हैं जेट्स, एयर ब्रीदिंग जेट्स, और जेट्स में कौन कौन से होते हैं, टर्बोजेट, पल्स जेट, रैमजेट, स्लैमजेट्स और रॉकेट्स, ठीक है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये देखना है। अब तुम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? बहुत मुश्किल से, एक ने तो बहुत ही मुश्किल से मुंडी हिलाई है, तुम लोग बताओ। यस मैम। इसलिए मैंने करंट अफेयर्स कल के लिए कर दिया है ताकि रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ, वरना आज के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। खिचड़ी पक गई है जी मैम। किस किस की खिचड़ी पक गई है? अरे हमने पहले पढ़े सैटेलाइट्स, ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ी ऑर्बिट्स, ठीक है। चलो पूरा पढ़ ले,
पूरी खिचड़ी बनने दो एक बार, फिर रिवाइज करेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? पूरा पढ़ने के बाद करते हैं, एक बार सब रिवाइज करते हैं। मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया है आज। देखो, जो टर्बोजेट होता है, ये सारा बहुत सारा है, पर जो मैं बोल रही हूँ वो सुन। ये पढ़ने के उस पे है कि जब हम लोग भूल जाते हैं ना, अभी तो तुम लोग सब सुन रहे हो तो कुछ चीजें दिमाग में भी बैठ गई, पर जब रिवाइज करोगे तब ये सब एक बार रीड करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, जो टर्बोजेट है वो एयर ब्रीदिंग है, ठीक है? अच्छा, इसमें ये सारे ही एयर ब्रीदिंग है क्योंकि इनमें नाम में जेट है। ये तो समझ आ रहा है? ये तुम्हारी कॉमन सेंस टेस्ट करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? इनके सबके नाम लिख दिए इन लोगों ने और पूछा इनमें से कौन कौन से एयर ब्रीदिंग है। तो ऑब्वियसली जहां जहां पे नाम जेट आ रहा है वो क्या होगा? बोलो। एयर ब्रीदिंग। नाम जेट आ रहा होगा दैट विल बी एयर ब्रीदिंग। एयर ब्रीदिंग का मतलब कंबशन के लिए कहां से ऑक्सीजन आ रहा है? एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली। बस रॉकेट्स ही है जो सेल्फ कंटेन्ड है या नॉन ब्रीदिंग है, ठीक है? नॉन एयर ब्रीदिंग, नॉन ब्रीदिंग नहीं, नॉन एयर ब्रीदिंग, ठीक? अच्छा, जो टर्बोजेट है और पल्स जेट है, ये 0 की स्पीड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अब बस सुनते जाओ, क्या कहानी सुनो इनकी। जो टर्बोजेट और पल्स जेट है, 0 की स्पीड से शुरू हो सकते हैं, पर रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट्स ये 0 की स्पीड से शुरू नहीं हो सकते। इनको एक थ्रस्ट चाहिए होता है और इसलिए एकदम से इंक्रीज होती है इनकी स्पीड, 0 से कभी शुरू नहीं होगी। तीसरा, जो टर्बोजेट, ये जितने भी जेट्स हैं, सॉरी सिर्फ टर्बोजेट में हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, इस मूविंग पार्ट वाले को कब समझोगे जब उसकी स्पीड समझोगे। हाँ, ये देखो, ये जो एम है ना, इसकी मेजरमेंट पे मत जाओ, पर ऐसे इनकी स्पीड बढ़ रही है, यानी टर्बोजेट सबसे स्लो है और रॉकेट सबसे स्पीड में फास्ट है। ये बात समझो पहले। अब जितना कोई जेट फास्ट होगा उतना ही उसमें मूविंग पार्ट्स रखने में प्रॉब्लम आएगी, ये समझते हो? जैसे तुम लोग मूवीज वगैरह में देखते हो कि वो जो उड़ता है तो वो टीयर होते हैं, उसके पार्ट्स टीयर होते जाते हैं, टीयर होते जाते हैं, फिर एक्चुअल में जो पहुंचता है वो तो बहुत अंदर का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो जलता है पूरा, फ्यूल भी तो है ना, वो डैमेज होती है बॉडी पूरी की पूरी। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है स्पीड, इसलिए जो मूविंग पार्ट्स हैं, अगर उसकी कोई मूविंग पार्ट्स जैसे टरबाइन वगैरह है, वो सिर्फ के सिर्फ टर्बोजेट में है और बाकी किसी में नहीं है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया, इतना मत पढ़ना तुम लोग, रीड मार लेना बस। फिर ये जो हमारी टर्बोजेट्स हैं, ये एफिशिएंट है सबसोनिक स्पीड्स के लिए, ठीक है? कमर्शियल, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल में होता है। टर्बोजेट्स जो होते हैं हमारे मोस्टली यूज इन कमर्शियल पर्पस, यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है? फिर पल्स जेट में आ जाती है सबसोनिक, रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स के, सुपरसोनिक स्पीड्स। बस इतना समझना। अब मुझे बताओ एयर ब्रीदिंग क्या होता है? एयर ब्रीदिंग क्या होता है उज्जवल? उज्जवल दोबारा बोलो। एनवायरमेंट से एयर लेता है। और नॉन एयर ब्रीदिंग कौन से होते हैं संगीता? संगीता जी। यस मैम। हाँ, नॉन एयर ब्रीदिंग कौन से होते हैं? मैम जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, अपना ऑक्सीजन कैरी करते हैं। कोई बात नहीं क्लियर हो पाएगा संगीता। जब हमें कंबशन के लिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं एयर ब्रीदिंग, और जो कैरी कर रहे हैं अपना अपना ऑक्सीडाइजर उनको बोलते हैं नॉन एयर ब्रीदिंग। जो एयर ब्रीदिंग है उनके लिए वर्ड यूज होता है जेट, जेट, ठीक है? तो ये जितने भी तुमको जेट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? एयर ब्रीदिंग। एयर ब्रीदिंग। और सेल्फ कंटेन या नॉन एयर ब्रीदिंग कौन सा है? सिर्फ रॉकेट्स, रॉकेट्स, ठीक है? स्पीड कहां से कहां बढ़ रही है? सबसे स्लो कौन सा है इनमें से? टर्बोजेट। टर्बोजेट सबसे स्लो है
इसलिए ही कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, इसलिए ही उसमें मूविंग पार्ट्स है। बाकी सारे बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए उनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। क्लियर? क्लियर है? यस ये दोनों आते हैं सबसोनिक स्पीड्स के अंदर और ये बाकी के सारे आते हैं सुपरसोनिक स्पीड के अंदर। बस ठीक है, अब बोल दो हाँ या ना। यस मैम। जी मैम। यस। ऑब्वियसली जब स्पीड का है तो डिस्टेंस का तो होगा ही। मतलब अगर हमें, तभी तो वो कमर्शियल के लिए यूज हो रहा है ना। कमर्शियल हमें, मतलब अगर हम अर्थ को ऐसे देखें तो ज्यादा ऊपर कमर्शियल वाले को नहीं जाने की जरूरत। और फिर जो हायर सुपरसोनिक वाले हैं उनको, रॉकेट्स को तो बहुत ही दूर जाना होगा, वो तो है। तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है आज कि तुम इन सबके एग्जाम्पल्स लिख के लाओगे, टर्बोजेट, पल्सजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट्स के, तब समझ आएगा। और ये हम कल पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो करंट अफेयर्स फिर कल ही करें। अब शुरू से जो खिचड़ी बनी है आज कुछ बच्चों के अनुसार, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑर्बिट। हमने आज शुरू किया स्पेस टेक्नोलॉजी, जो एक बेस जो हमने पिछली क्लास में बनाया था, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे सबसे पहले था स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि हम लोग एक्सप्लोर कैसे करें। फिर हमने सोचा कि हम लोग अब स्पेस एक्सप्लोर करेंगे तो या तो अर्थ से हो सकता है या फिर स्पेस में कुछ चीजें भेजनी पड़ेंगी। अर्थ से लिमिटेड हो जाता है, कितना ही हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा दूर का नहीं कर सकते। अगर हमें आउटर प्लैनेट्स को देखना है, एक्सो प्लैनेट्स को देखना है, तो आउट प्लैनेट्स को देखना है, हमारी क्यूपर्स बेल्ट को देखना है, सॉरी कैप्टर्स बेल्ट, कौन सी बेल्ट थी? हाँ, क्यूपर्स और एक्सप्लोर बेल्ट को देखना है। ठीक है, या फिर हमें ग्रेविटेशनल वेव्स को देखना है, गामा रे बर्स्ट को देखना है, तो हमारे वो चीजें जो अर्थ पर है, टेलीस्कोप्स वगैरह है, जो वो काम नहीं आएंगी। तो हमें चाहिए सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, कहीं जाने के लिए, मून पे पहुंचना है, स्पेस स्टेशन में पहुंचना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचना है, तो हमें रॉकेट्स चाहिए। पहले सैटेलाइट्स, फिर रॉकेट्स। रॉकेट्स में भी फिर हमारा जो सबसे बल्कि होंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अब इनको भेजना तो है, पर भेजेंगे कहाँ कहाँ? तो उसकी अलग अलग ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स पे आए थे। ऑर्बिट्स को क्लासिफाई किया गया था, पहले शेप के बेसिस पे, फिर एंगल के बेसिस पे, और फिर उसका कितना ऑल्टीट्यूड है उसके बेसिस पे। याद आ गया? शेप, ऑल्टीट्यूड और एंगल। फिर हमारी थी सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस, ये सारी हमारी ऑर्बिट्स थी। फिर हम आए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ती गई, सैटेलाइट में हमने क्या क्या भेजा, उसमें ज्यादा नहीं था। फिर हम आए रॉकेट टेक्नोलॉजी पे, लॉन्च व्हीकल्स पे, सॉरी लॉन्च व्हीकल्स पे आए। लॉन्च व्हीकल्स में सबसे पहले कौन सा था? SLV। फिर ऑगमेंटेड SLV, फिर पोलर और फिर जियो जियोसिंक्रोनस SLV। ठीक है, इनका हमने देखा था। फिर बीच में फ्यूल्स पे कंफ्यूजन होने लगे, तो पहले हमने समझा फ्यूल्स। सबसे पहले हमने समझा फ्यूल और प्रोपल्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर प्रोपल्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं? कितने कितने टाइप्स के होते हैं? 4। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक। बेसिस पे हमारी जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे हमारी इसकी नीड बढ़ती गई, उस हिसाब से हमने स्टेजेस में बांट दिया इनको। ठीक है, ये भी धीरे धीरे हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा कि सारा हमने सोचा होगा कि हाइब्रिड भी तो चल सकता है। अब जैसे गाड़ी है, पहले शुरू में ही थोड़ा किसी ने सोच लिया होगा कि एक गाड़ी को हम CNG और पेट्रोल दोनों पे चला सकते हैं। ठीक है, वो बाद में आया होगा कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर हुआ? इतनी खिचड़ी समझ आई सबको? फिर क्या आया? फिर रॉकेट टेक्नोलॉजीज आ गई। उसमें क्या पढ़ा हमने? पहले उसमें भी लिक्विड प्रोपल्शन और सॉलिड प्रोपल्शन, और उसके बाद फिर हमने उनकी स्पीड पे उनको डिफाइन किया। एयर ब्रीदिंग, अच्छा पहले कंबशन कैसे हो रहा है, एयर ब्रीदिंग, नॉन एयर ब्रीदिंग।
और फिर एयर ब्रीदिंग में हमारे सारे जेट्स आते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से जेट्स पढ़े? सबसे स्लो कौन सा होता है? टर्बोजेट, टर्बोजेट, पल्स फिर पल्स, फिर रैमजेट और फिर स्क्रैमजेट। ये सीक्वेंस याद रखना क्योंकि टर्बो से लग रहा है कि वो तेज होगा। पल्स से ज्यादा अगर हम सिर्फ टर्म्स पे जाएं तो नाम से ऐसा लग रहा है कि पल्स से ज्यादा तो टर्बो तेज होना चाहिए, पर है एक्चुअली टर्बो स्लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये याद रखना पड़ेगा। और फिर इन सबसे ज्यादा तेज कौन है? रॉकेट, जो कि एयर ब्रीदिंग है या नॉन एयर ब्रीदिंग? नॉन एयर ब्रीदिंग, यानी उसके पास एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने का ऑप्शन नहीं। नहीं है। इतना पड़ा है बस। अब थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, हम लोग कल करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते फिर रिवाइज करें। ठीक है, इसलिए आज नहीं शुरू कर रहे हैं, बहुत हैवी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। होमवर्क क्या मिला है? एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। एग्जाम्पल्स। बाकी कुछ और भी Objects. एग्जाम्पल्स निकालने का मन करे तो निकाल सकते हो, पर क्योंकि तुम्हारी क्लासेस भी इतनी सारी आज, तो इतना ही कर लो। कल 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके जी? यस मैम। ओके मैम। यस मैम। कल और एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे, जैसे जैसे करंट अफेयर आता जाएगा उसको एक बार और उठा लेंगे टॉपिक को, तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका एक ही क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं पता किसी का। ठीक है, कोई पैटर्न डिफाइंड हो ना कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 1-2 ही होंगे स्पेस टेक के, तो हमें ये इस माइंडसेट से तो पढ़ना ही नहीं है अभी, नहीं तो फिर मेंस में आ जाएगा, फिर क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है।